नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। आज की क्लास थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको रस और अलंकार पढ़ाने से पहले एक छोटा सा चैलेंज देने वाली हूँ। देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और दूसरी तरफ मुख चंद्रमा है। अब मेरा सवाल है, दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? पहले में कौन सा अलंकार है और दूसरे में कौन सा? अगर आपका जवाब उपमा और रूपक है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंत तक मैं आपको रस और अलंकार से ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी कि परीक्षा देखते ही आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो अगर आपको रस और अलंकार के बारे में जानना है तो थोड़ा सा डेफिनेशन में वो भी बता रही हूँ कि रस होता क्या है, क्या होता है ये रस। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जो आनंद की या भावानुभूति उत्पन्न होती है उसे जो है वो हम रस कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बहुत करीबी दोस्त कई साल बाद आपसे मिलने आती है, तो उसे देखकर आपको बहुत खुशी और अपनापन महसूस होता है। यही भीतर पैदा होने वाली भावानुभूति रस को समझने का आसान उदाहरण है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि रस क्या होता है। तो अगर आप छोटी सी लाइन से समझोगे तो ये कि भाव से मिलने वाला, जो हमारे इमोशन से मिलने वाला जो आनंद होता है उसको ही हम रस बोलते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे रस की डेफिनेशन। हम आज रस और अलंकार के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो कौन माने जाते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, भर्त मुनि जो है वो रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि भर्त मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति किससे होती है? भर्त मुनि की जो अनुसार, उनकी जो अकॉर्डिंग जो है रस की जो निष्पत्ति होती है वो किससे होती है? तो वो होती है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से। ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव होते क्या हैं? तो विभाव होता है जिस कारण से मन में कोई भाव उत्पन्न होता है। जैसे नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम जागना, तो वो क्या है? विभाव है। ठीक है, अनुभाव क्या है? मन में उत्पन्न भाव के अनुसार दिखाई देने वाले संकेत या क्रियाएं। ठीक है, जब भी हमारे अनुभाव जो है वो, जैसे मुस्कुराना, ठीक है, मन से उत्पन्न हुआ ना भाव, हमारे बाहर दिखाई दिया। ठीक है, आंखों में चमक आना, फिर लज्जा से सिर झुक जाना, तो ये क्या है? ये अनुभाव है जो हमें क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, संकेत, मुस्कुराना, आंखों में चमक आना। तो विभाव क्या हो गया? विभाव हुआ कि नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम जागा। अनुभाव क्या हो गया? जो हमें दिखाई दिया। ठीक है, वो मुस्कुराए, आंखों में चमक आना, ये क्या है? अनुभाव। व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? थोड़े समय के लिए आने जाने वाले सहायक भाव जो मुख्य भाव को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। जैसे चिंता, तो चिंता थोड़े समय के लिए ही रहती है। ठीक है, ये तो है नहीं कि आप हर टाइम चिंता में ही रहो। ठीक है, होती है चिंता, बट चिंता जो है वो हर टाइम जो है वो एक जैसी नहीं रहती है। लज्जा है तो आपको थोड़ी टाइम के लिए ही फील होती है ना, बाद में थोड़ी होती है। तो फिर आपके मन में कोई और भाव जाग पड़ते हैं। जैसे शंका है, उत्सुकता है। अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक जो उत्सुकता होती है, ठीक है, वो एकदम से आ रही है। ठीक है, वो हर टाइम तो वैसी नहीं रहती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? व्यभिचारी भाव होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, मैंने आपको बहुत डेप्थ में समझा दिया इस चीज़ को। आगे देखते हैं। इसका आंसर हुआ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ठीक है, नेक्स्ट है, रीति किस रस का स्थायी भाव है? तो मैंने बताया ना आपको कि क्या होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, श्रृंगार। रति का स्थायी भाव जो है वो क्या है, श्रृंगार। नेक्स्ट है शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक। शोक किसका हो जाएगा, करुण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये आपको एज इट ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये कितने हैं रस ये भी आपको बता दिया जाएगा, और किसका स्थायी भाव क्या है वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह। तो कौन से रस का होगा, जिसने भी रस को पढ़ा होगा वो इजीली बता पा रहे होंगे कि उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध किसका हो जाएगा, रौद्र का। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है, क्रोध है। नेक्स्ट है भय किस रस का स्थायी भाव है, भय। तो ये तो आप इजीली याद रख लोगे कि भयानक का जो है वो भय है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, शांत। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। नेक्स्ट है हास किस रस का स्थायी भाव है, हास। तो किसको हो जाएगा, हास्य का, वेरी इजी। ठीक है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा। ठीक है, तो ये होगा विवत्स रस का। नेक्स्ट है विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, विस्मय किसका हो जाएगा, अद्भुत का। ठीक है, आश्चर्य, अद्भुत। परंपरागत रूप से रसों की संख्या कितनी मानी गई है, जो पहले ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग जो है वो कितनी मानी गई थी, 7th। किसके अकॉर्डिंग, भरतमुनि वगैरह के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रस आचार्य भरतमुनि के मूल 8 रसों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, वीर भी है, करुण भी है, रौद्र भी है, बट जो शांत है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये जो शांत रस है ये किसने दिया है, तो ये भी हम जानेंगे। ठीक है, शांत रस को स्वतंत्र रूप रस के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, भरतमुनि तो इसको नहीं माना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभिनव गुप्त जी ने जो है वो इसको स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया हुआ है। ये आपने याद रखना है, किसने दिया है, अभिनव गुप्त जी ने। नेक्स्ट है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होता है अलंकार, तो होता है आभूषण। अब आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी भी कि होता क्या है अलंकार। ठीक है, जो काव्य में शोभा और सुंदरता को बढ़ाए उसे हम क्या बोलेंगे, शोभा और सुंदरता को बढ़ाए, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता को बढ़ाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अलंकार। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी खास अवसर पर जो है वो साड़ी पहनकर उनके साथ जो सुंदर गहने पहनते हैं, तो साड़ी तो पहले ही सुंदर है लेकिन उसकी सुंदरता कौन बढ़ा रहा है, गहने ही बढ़ा रहे हैं ना। उसी तरह काव्य के शब्दों की अर्थ जो सुंदरता बढ़ाने को क्या बोलते हैं, हम अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इजीली बता दिया है कि जब हम कोई साड़ी पहनते हैं और उसके साथ हम क्या डाल लेते हैं, आभूषण डाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, और ज़्यादा हमारी सुंदरता बढ़ा देता है। वैसे ही रस जो वो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, बट अलंकार जो है वो उसके क्या है, आभूषण है। जब वो जो है वो आभूषण डाल दिए जाते हैं उसमें, तो अलंकार उसमें अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है काव्य में, तो वो उसकी और सुंदरता जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यही है अलंकार की डेफिनेशन, है ना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, आभूषण। नेक्स्ट है अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं, जो अलंकार है उसके मुख्यतः कितने भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 ही भेद हैं अलंकार। जो अलंकार हैं उसके 2 मुख्य भेद हैं, वो कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो अलंकारों के 2 तो नहीं हैं बट 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में 2 हैं, कुछ में 3 हैं, बट आपने 3 पे ही क्लिक करना है। ठीक है, शब्द अलंकार है, ठीक है, अर्थ अलंकार है, ठीक है, फिर कौन सा है, उभय अलंकार है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में कौन सा अलंकार है। ये आप देख के ही समझ गए होंगे कि क्या किया गया, तुलना की गई किसके साथ, चंद्रमा के साथ। जहाँ पे तुलना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उपमा होता है। ठीक है, जब आप अलंकारों की डेफिनेशन देखोगे तो आप इजीली बता पाओगे। मुख चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा। जहाँ पे हमने यही मान लिया गया है कि मुख ही चंद्रमा है। ठीक है, मुख जो है वो चंद्रमा के समान नहीं है, बट जो मुख है वो ही चंद्रमा है। जब उसके साथ ही रिलेट कर दिया गया कि वो ही है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो कौन सा होता है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, तो आरोप ही किया गया ना, उपमेय और उपमान होता क्या है, अब हम ये भी जानेंगे। तो क्या होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है, किसकी की जा रही है, मुख की जा रही है, किसके साथ, चंद्रमा के साथ। तो जिसकी की जा रही है वो कौन है, मुख है। ठीक है, मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है, चंद्रमा के साथ। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना जिससे 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 की जाती है वो कौन है, वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा से ही की गई ना तुलना इसकी। ठीक है, तो जिससे की जाती है वो है उपमान। ठीक है, वो है उपमान, और जिसकी की जाती है वो क्या है, उपमेय है। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है, आप इसमें पक्का ही कंफ्यूज होंगे, बट ऐसा है कि आपने इसको याद ही रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल भी दे दिए कि जैसे मुख चांद के समान है, तो ये क्या है, उपमेय है। ठीक है, जिससे उपमा की जाए, ठीक है, चांद के साथ की गई ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपमान। ठीक है, मतलब आपको सिंपल आपको क्या याद रखना है, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना कंपैरिजन। ठीक है, जिसकी तुलना। और नेक्स्ट है उपमान, मतलब जिससे तुलना आपने इतना याद रखना है, जिसकी तुलना और जिससे तुलना, ये ही इसकी डेफिनेशन है उपमेय और उपमान की। ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, ये भी आपने देख लिया है कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है, चारू चंदल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ऐसे है आगे ये पंक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो च हो रही है ना, च की पुनरावृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है। जब एक ही शब्द के क्या होते हैं, अलग अलग मीनिंग को होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, जब एक ही शब्द के साथ जो है वो श्लेष अलंकार की डेफिनेशन ही यही है कि जब एक ही शब्द के साथ जो है वो अलग अलग अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में होने पर कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, एक ही शब्द है, उसकी पुनरावृत्ति अलग अलग मीनिंग्स में हो रही है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे होगा यमक अलंकार। ठीक है, आपने इसका भी आपको मैं उदाहरण बताती हूँ आगे। नेक्स्ट है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द है कनक, एक ही शब्द है कनक। ठीक है, यहाँ पे दोनों के अर्थ जो हैं वो
अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है ना कि पुनरावृत्ति, ठीक है, साथ साथ में हुई ना इसकी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट है, जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना जो है वो व्यक्त की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? किसी वस्तु में जो सेकंड वस्तु है उसके साथ संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। होता क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? मैं आपको एक इजी एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। तो क्या होता है उत्प्रेक्षा? जैसे वह अलंकार होता है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ क्या की जा रही है? संभावना, कल्पना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है, बट मैं आपको इजीली बता रही हूँ। इसमें ऐसे लगता है जैसे मानो, ठीक है, यही इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसके? मानो, जैसे, फिर है जनु और मनहू, ठीक है। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद रखना है। इनके द्वारा कल्पना की जा रही है। जैसे मानो मतलब एक कल्पना ही की जाती है, ठीक है। संभावना क्या होती है? कल्पना, ठीक है। एक जो है वो मतलब एक कल्पना मतलब कि एक इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है। इमेजिन ही किया जा रहा है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मुख में चंद्रमा होने की कल्पना की गई है कि मुख मानो चंद्रमा हो, मुख मानो चंद्रमा हो। मानो, जब मानो शब्द आ गया तो मैंने बताया ना कि मानो जहाँ पे आ गया वहाँ पे कौन सा अलंकार बताया आपको? वहाँ पे बताया मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। यही इसका एक एग्जाम्पल है, आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो मानो आ गया, ठीक है, कि मुख मानो चंद्रमा हो, ठीक है। तो मुख में चंद्रमा होने की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा है, ठीक है। कल्पना है, वो सच में चंद्रमा तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मानो ऐसा हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने आपको डेप्थ में समझा रही है, इसको भी हो आपको इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट है कि मानो नभ में तारे मुस्कुरा रहे हूँ, मैं कौन सा अलंकार है? अभी मैंने बताया ना आपको कि जहाँ पे मानो है, ठीक है, जनु जैसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार? जहाँ पे कंपैरिजन हो, इमेजिन हो, कंपैरिजन नहीं बट इसमें इमेजिन हो कि ऐसा है, होगा नहीं बट वहाँ पे, बट तारे क्या आपने मुस्कुराते देखे हैं? रियलिटी में नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक इमेजिन ही किया जा रहा है कवि के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने पर कौन सा अलंकार होता है? अब देखो, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति ही होगा ना, यहाँ पे मतलब अब जैसे मानवी वो होते हैं अलंकार, जैसे कि अतिशयोक्ति ही, ठीक है। मुख वो एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हनुमान की पूंछ में आग लगी बट लंका नहीं जली, ठीक है। मतलब लंका तो जली बट हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी, तो वहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति ही है ना, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी पूंछ में आग नहीं लगी और लंका जल गई, ठीक है। आग लगी तभी लंका जली ना, वहाँ पे बताया गया कि आग ही नहीं लगी पूंछ में, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है हनुमान, देखो आ गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सारी जल गई में प्रमुख अलंकार है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है कि नैनन नीर बहत दिन राति में न ध्वनि की पुनरावृत्ति किस अलंकार का उदाहरण है? अगर आपने पहले ढंग से आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप पक्का आंसर सही कर रहे हो कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। न शब्द की इस जो इसकी ध्वनि जो है वो बार बार रिपीटेशन हो रही है इसकी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो किससे होता है? शब्द से। आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। अर्थ अलंकार का संबंध किससे होता है? शब्द की ध्वनि से तो होगा नहीं, वर्ण से नहीं होगा, मात्रा से नहीं होगा, अर्थ से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर
होगा। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी वीडियो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि रस क्या होता है रस। जहाँ पे जो है वो काव्य में जो पढ़ने या सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है वहाँ पे रस होता है। रस की मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण भी बताया था कि जब आपका कोई करीबी दोस्त कई साल बाद आपसे मिलने आता है, ठीक है, तो आपको उसको देख कर बहुत खुशी होती है, अपनापन महसूस होता है, आपके भीतर जो पैदा होता है ना अपनापन, ठीक है, जो फीलिंग्स आपके अंदर आती है उसी को हम जो है वो रस बोलते हैं। ठीक है, और फिर अलंकार की डेफिनेशन भी बताइए आपको कि जो काव्य में सुंदरता बढ़ाए उसे अलंकार बोलते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा को बढ़ाए, जैसे जब हम कोई ख़ास हमारा कोई अवसरों पे जो है हम किसी त्यौहार पे या ऐसे भी हम कहीं जाने पार्टी में अपनी साड़ी वियर करते हैं तो हम साथ में आभूषण डालते हैं। ठीक है, तो हमारी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो उसी तरह जो है वो काव्य में भी जब हम कविता लिखते हैं कभी तो वो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलंकारों को भी हमने डेप्थ में पढ़ लिया है कि कौन से अलंकार की कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये सब आज हमने इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। मैं उसी दो तरीके से आपको बता दिया करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है एवरीवन, यही थी हमारी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।